हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस, मैंने आपको किरण बुक से एक फिलिंदा ब्लैंक्स याद होगा आपको, इसका मैंने आपको पार्ट 1 कराया था काफ़ी समय पहले, जिसमें मैंने आपको 1 to 50 इसके क्वेश्चन सोल्व कराए थे। हाँ, जिस समय ये वीडियो बनाया जा रहा था उस समय नहीं पता था कि आप लोग इसको पसंद करेंगे और इसकी डिमांड आ जाएगी। यहाँ ये इसका आज पार्ट 2 मैं बना रहा हूँ। 51 क्वेश्चन से करेक्ट फिल करना है। हालांकि बच्चों ये एसएससी स्टेनो, CGL, CPO, CHSL सभी एग्जाम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको फिल करना होता है कि कौन सा यहाँ पे प्रॉपर वर्ड रहेगा। थोड़ा सा टफ रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर का भी कई बार खेल हो जाता है, कई बार वोकेबलरी का भी। यस, और कई बार ऑप्शंस सारे एक जैसे होने की वजह से भी बच्चों के सामने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर मैं शुरू करने वाला हूँ आपका 51 क्वेश्चन से। आज देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है। कह रहा है कि ऑल डिसीजंस, यहाँ कोमा लगाया गया एक, और फिर आगे भी एक कोमा है अगर आप देख रहे हो तो। अपने ग्रामर कोर्स के दौरान मैंने आपको कई बार बताया है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अगर कोमा हो और फिर कोमा हो तो ये इतना पार्ट आपका सेंटेंस में कोई वैल्यू नहीं रखता है। वर्ब आपकी इसके हिसाब से आया करती है, जैसे कि यहाँ पर रहा ऑल डिसीजन के हिसाब से यहाँ पर वर्ब है। अब आप पहले इसको मेरे अंदाज में पढ़ने एक बार। ऑल डिसीजंस आर लाइकली टू बी टेकन बाय सेंसियस। सो गाइस, यहाँ पे सेंटेंस को इस तरह पढ़ना है। अब ये जो वर्ड यहाँ पे आना है, ये आपका जस्ट शुरू में आना है। क्या आना है? बिल्कुल ये आपका शुरू में आना आपका वर्ड ये वाला। अब गाइस, यहाँ पे शुरू में जो वर्ड आएगा, यानी कि ऑल डिसीजन से पहले ये वर्ड आना है। ऑल डिसीजन यहाँ पे सेंटेंस के बिल्कुल शुरुआत में ही आ रहा है। जो भी आपको दिख रहा है, मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ यहाँ पे, आप समझ जाइएगा। ऑल डिसीजन सेंटेंस की बिल्कुल शुरुआत में ही आ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ रहा है। सब्जेक्ट की पोजीशन पर 2 ही चीज आया करती है, तो नाउन या फिर प्रोनाउन। प्रोनाउन ये है नहीं, इसका मतलब ये नाउन ही है। अब एक बात ध्यान रखें गाइज, नाउन से पहले हमेशा आपका एडजेक्टिव आया करता है। क्या आया करता है गाइज? नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव। अब आपको यहाँ पर इनमें से एडजेक्टिव ढूंढना है कि एडजेक्टिव कौन सा है, और वही इसका एक आंसर होगा। यस गाइस, अब चलो चलते हैं फटाफट से। यहाँ पे पहला वर्ड है एनी हाउ। एनी हाउ मतलब जैसे तैसे करके। फॉर एवर आपका एक एडवर्ब है हमेशा। सम हाउ भी आपका एक एडवर्ब है, और हाउ एवर ये आपका एक एडजेक्टिव है, यानी कि किसी भी तरह से। तो यहाँ पे गाइज एक एडजेक्टिव आपके सामने ये रहा 4th नंबर वाला, और ये इसका प्रॉपर आंसर होगा। यस, कई बार सेंटेंस के बीच में हम लोग फिल द ब्लैंक देख करके थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन गाइस इस बात को मेरी आप लोग बहुत अच्छे से यूज़ करना। देखिए, दिमाग का इस्तेमाल करना आप बच्चों अपने, क्योंकि एग्जामिनर्स को पता है कि अब बच्चे थोड़े एडवांस होते जा रहे हैं और टीचर भी एडवांस होते जा रहे हैं, तो खतरनाक रूल्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं टीचर्स, मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा एग्जामिनर अपना दिमाग लगा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने उनसे पहले दिमाग लगा दिया है। आप ध्यान रखें कि कोमे से कोमे तक के पार्ट को कभी भी बच्चों हमेशा ध्यान रखना सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि ये आपको कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका एडजेक्टिव आना था, जो कि आपका हाउएवर, इसका आंसर हो जाएगा 4th करेक्ट। कुमार डैश बॉय स्वैम अक्रॉस द सी फॉर सेफ्टी। तो गाइस आपको यहाँ बताना है कि इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, कुमार एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कुमार क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट, और आगे बॉय आ रहा है, ये भी क्लियर कर रहा है कि मतलब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट आपका आना है। अब आप ऑप्शन देख रहे होंगे तो शुरू के 3 ऑप्शन में उसने अ लगाया है। जब उसने अ लगा दिया है तो आप 17 ईयर में एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखें। तो कम से कम पहला ऑप्शन आपका रेस से बाहर होगा। यस, कुमार अ 17 ईयर ओल्ड बॉय स्वैम। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को सामने ध्यान रखती हूँ मैं, यहाँ पर आप वर्ब नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की जरूरत नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ उसकी उम्र बताई जा रही है, तो आप यहाँ पे एज नहीं लगा सकते। ये रेस से बाहर हुआ और दा वाला रेस से बाहर हुआ। सेंटेंस आपका पहला बाहर हो चुका है, 3rd बाहर हो चुका है, 4th बाहर हो चुका है। आपका ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ 2nd यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि शी इज ब्यूटीफुल डैश ब्रेव। शी इज ब्यूटीफुल डैश ब्रेव। अब यहाँ पर आप एक ही व्यक्ति के 2 गुणों को बता रहे हैं। शी इज ब्यूटीफुल डैश ब्रेव, यानी कि वो ब्यूटीफुल भी है, डैश ब्रेव भी है। अगर यहाँ पे हम लोगों को किसी व्यक्ति के 2 गुणों को शो करना हो तो काम करता है आपका एंड। एंड जो है आपका काम करता है प्लस का,
और अगर आप लगाएंगे यहाँ बट तो ये विरोधाभास का काम करेगा, जो कि यहाँ नहीं चलेगा। यट भी विरोधाभास का ही काम करेगा, सो यहाँ पर आएगा नहीं, नेगेटिव सेंटेंस में चलता है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा सेकंड आंसर, शी इज़ ब्यूटीफुल एंड ब्रेव। वो बुद्धिमान भी है और सुंदर भी है और बहादुर भी। गांधी जी विल डैश इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। ये आपका फ्रेजल वर्ब पे डिपेंड है फॉर्मूला सारा आपका। जैसे कि पहला फ्रेजल वर्ब आपका गो बाय। गो बाय मतलब समय बिताना, समय के साथ साथ। अगला आपका गो ऑन। गो ऑन यानी कि किसी का कंटिन्यू बदलाव के साथ जारी रहना। अगला आपका गो डाउन। गो डाउन है अगला आपका, यहाँ पे गो डाउन यानी कि फ्रेजल वर्ब है टू फॉल टू द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड वगैरह पे गिर जाना। और गो थ्रू मतलब किसी चीज़ को गहराई से पढ़ना। सो गांधी जी गो डाउन इन हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री के अंदर जो है ये हमेशा एक ग्रेटेस्ट मैन की तरह रहेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। ऑल द एप्लीकेंट्स डैश एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस नेक्स्ट वीक। ऑल द एप्लीकेंट्स डैश यानी कि जितने भी एप्लीकेंट्स उनके डैश और उनके रिजल्ट जो हैं नेक्स्ट वीक अनाउंस होंगे। तो यहाँ पे ऑल द एप्लीकेंट्स रैंक एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस। गाइस यहाँ पे एक चीज़ हमें दिख रही है कि एंड के बाद उसने विल बी का इस्तेमाल किया है, यानी कि बी की फैमिली का इस्तेमाल किया उसने। आप भी एंड से पहले कोई बी की फैमिली का इस्तेमाल करते हो सेंटेंस को बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें सेंटेंस में पहले ऑप्शन में दिख रहा है आपका रैंक, जो कि सही नहीं रहेगा, ओनली यहाँ पे लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी ये। आर टू रैंक ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ बी की फैमिली नहीं आई है। बी की फैमिली यहाँ पर थर्ड में आई है आपकी, आर टू बी रैंक्ड, जो कि सही प्रोसीजर रहेगा क्योंकि अगले वाला सेंटेंस पैसिव में है, ये भी ध्यान रखना। मैंने आपको बताया है हमेशा एंड बट और कि दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन रहना चाहिए सेम। अगर पीछे सेंटेंस बन रहा है पैसिव में तो इधर भी बनेगा पैसिव में, एक्टिव में बन रहा है तो एक्टिव में ही बनेगा। हालांकि ये प्रोसीजर दोनों तरफ से चलता है आपका। जिस गाइस तो यहाँ पर बाद वाला सेंटेंस बन रहा है हमारा पैसिव में, तो हमने इसको पैसिव बनाने के लिए इसका ऑप्शन लगाया है थर्ड यहाँ पे, यस, जो कि रहेगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सेंटेंस नंबर 56 टू 60, जो कि आपका एसएससी सेक्शन ऑफिसर कमर्शियल ऑडिट 25/9/2005 में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। कह रहा है कि द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपर्ली स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट ऑन डैश 1 पॉइंट ओनली। तो क्या यहाँ पे स्पीकर जो है अपने स्पीच को प्रॉपर्ली स्पेस आउट नहीं कर रहा था, बल्कि एक पॉइंट पे जो है बार बार दबाव डाल रहा था, ये कहना चाह रहा है। तो क्या यहाँ पे किसी एक बात पर जोर देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेस का। किसका इस्तेमाल करते हैं? स्ट्रेस का। तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रेस का, क्योंकि ये एक वर्ब भी है। क्या आपकी ये एक वर्ब। अवॉइडिंग मतलब होता है बचना, अवॉइड के साथ फ्रॉम आया करता है। डिवोटिंग मतलब अपना समय उस पर देना, समय लगाना। डिक्रेइंग भी यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। टूरिस्ट ऑलवेज इंजॉयड डैश द सिटिंग सन इन द दार्जिलिंग हिल्स। अब गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा है इंजॉय, यहाँ एक वर्ड आपका जो इस्तेमाल हुआ है इंजॉय। इंजॉय के बाद आने वाली वर्ब हमेशा हमारी जीरंड फॉर्म में होगी। किस में होगी? जीरंड फॉर्म में। तो यहाँ पर मुझे जीरंड सिर्फ दिखाई दे रही है आपकी वॉचिंग और सीइंग, लेकिन यहाँ पे जब बात है सन को दार्जिलिंग हिल्स वगैरह में देखने की, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे वॉचिंग का। सीइंग का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। यस, तो फिलहाल इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। क्लियर बात? चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चों सेंटेंस नंबर 58 पर। कह रहा है कि अ डैश ऑफ जैपनीज आर्टिस्ट स्टेप्ड ऑफ द कोच एमिडिस्ट अ वार्म वेलकम। ट्रूप बैंड या गैंग। तो गैस यहाँ पे ये सभी ही समूह दल के नाम हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि इसका प्रॉपर आंसर कौन सा हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो उसने पहला कहा ट्रूप, TROOP, ये जो ट्रूप उसने इस्तेमाल किया है ये आपका लगता है सोल्जर्स के समूह के लिए। किसके लिए? ट्रूप जो इस वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये आपका बोलते हैं ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को, यानी कि सिपाहियों के समूह को। अगला जो वर्ड इस्तेमाल हुआ यहाँ पे है ट्रूप, TROUP, जो इसने इस्तेमाल किया है ये एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर्स वगैरह का समूह होता है, उसके लिए लगता है। उससे अगला जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है बैंड, ये म्यूजिशियन के लिए इस्तेमाल होता है। और जो नेक्स्ट वर्ड इस्तेमाल किया उसने गैंग, ये ऐसे लोग जो मतलब बुरे समाज के लोग, उसके लिए इस्तेमाल होता है।
तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका प्रॉपर रहेगा सही वाला वो रहेगा ट्रुप। अ ट्रुप ऑफ जैपनीज आर्टिस्ट स्टेप्ड, क्योंकि जैपनीज आर्टिस्ट का समूह है तो वो म्यूजिक सिंगर्स वगैरह सब होंगे उसके अंदर, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 59 पे चलते हैं। कह रहा है कि टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकॉन्साइल्ड डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग। अब यहाँ पर ये वर्क करेगा आपका फिक्स प्रेपोजिशन से, जैसे कि मुझे भी पता है, आपको भी पता होगा, रिकॉन्साइल के साथ हमेशा आपका चलता है फिक्स प्रेपोजिशन विद, और कोई यहाँ पे प्रेपोजिशन आपका आना नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। रामप्पा डैश एज द मेयर ऑफ द टाउन एंड ही विल एज्यूम चार्ज दिस फ्राइडे। तो रामप्पा जो है डैश हुआ है अपने टाउन का, और उसको जो है आज शाम से जो है चार्ज मिल जाएगा फ्राइडे से। इलेक्ट्स, इलेक्टेड, इज इलेक्टेड या इज इलेक्टिंग। तो गाइस यहाँ पे अगर आप गौर करें तो सेंटेंस में एंड के बाद वाला पार्ट बनना है विल में, और आपको याद होगा हम लोग विल को रखते हैं प्रेजेंट में और वुड को रखते हैं हम लोग पास्ट में, तो यानी कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, तो आपको पिछला सेंटेंस भी प्रेजेंट में ही बनाना होगा। सो रामप्पा इज इलेक्टेड एज द मेयर ऑफ द टाउन, उसको चुना गया है मेयर ऑफ द टाउन, और वो जो है इसका चार्ज संभाल लेगा फ्राइडे से। 61 टू जो भी आगे होगा यहाँ पे 70 तक। कह रहा है कि एज ही प्रूव्ड इनएफिशिएंट द कंपनी डैश हिम। तो जैसे कि उसने अपने आप को प्रूव किया इनएफिशिएंट, तो कंपनी ने डैश कर दिया, उसको रिजेक्टेड कर दिया है। देखिए रिजेक्ट किया जाता है किसी के फॉर्म वगैरह को, किसी की एप्लीकेशन फॉर्म को। उससे अगला वर्ड है आपका इजेक्ट। इजेक्ट बोलते हैं बाहर निकालने के लिए किसी चीज़ को, लाइक आप लोगों ने कभी सीडी, डीवीडी, चिप ये सब कभी लगाया होगा किसी म्यूजिक सिस्टम में, जब आप उसको बाहर निकालें तो इजेक्ट करना उसको होता है। उससे अगला वर्ड है आपका एविक्टेड, AVICTED, यानी कि किसी को लीगल तरह से, कानूनी तरह से, यानी कोई किराएदार वगैरह जो आपका जम के बैठ गया हो, अपना तो डेरा जमा के बैठ गया हो, निकलने का नाम ना ले रहा हो, उसके लिए लगाते हैं। और एक्सपेल्ड मतलब होता है किसी को किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी संस्था से अलग करना, तो यहाँ पे आपका वर्ड हो जाएगा एक्सपेल्ड ही करेक्ट। मोस्ट पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश एडवर्टीजमेंट एंड टेंड टू बिलीव द क्लेम्स मेड अबाउट द प्रोडक्ट। तो कई लोग जो है प्रभावित होते हैं एडवर्टीजमेंट के डैश से, चकाचौंध से, और फिर उस पर क्लेम भी करते हैं कि यार ये ऐसा तो निकला नहीं जैसा होना चाहिए था। तो यहाँ पे कलरफुल, एग्रेसिव, इफिशिएंट या वाइग्रस। तो कलरफुल मतलब प्रॉपर है, एग्रेसिव हिंसात्मक, इफिशिएंट वगैरह यहाँ पे नहीं आएंगे। तो 62 का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। द कोस्ट ऑफ डैश इज राइजिंग रैपिडली इन दिस सिटी। द कोस्ट ऑफ डैश, तो यहाँ पे जो कोस्ट है डैश की वो बहुत तेजी से बढ़ रही है शहर में। तो बीइंग, एग्जिस्टिंग, सर्वाइविंग या लिविंग, तो यहाँ पे रहने का जो खर्चा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। द मीटिंग इज डैश बिकॉज द फंड्स हैव नॉट अराइव्ड। तो मीटिंग को जो है डैश कर दिया गया है। अब यहाँ पर ये सारा प्रोग्राम टिक गया है आपका आकर के फ्रेजल वर्ब पे। यस, पहला है पुट इन, टू मेक अ फॉर्मल ऑफर, टू इंट्रोड्यूस, किसी चीज़ में किसी चीज़ को कन्वर्ट इंट्रोड्यूस कराना। पुट ऑफ मतलब डिले करना, किसी चीज़ को टालना, स्थगित करना। पुट अवे, किसी चीज़ को दूर रखना अपने से। और पुट आउट मतलब आग बुझाना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। इट इज़ डैश इफ़ वी कैन ऑर्गेनाइज अनदर एग्जाम दिस मंथ। तो ये डैश है अगर हम लोग एग्जाम करा सकें कोई इस मंथ में। डाउटफुल, अनलाइकली, इम्प्रैक्टिकल और अनश्योर। तो यहाँ पे इफ़ को देखते हुए मुझे यहाँ फिलहाल लगाना होगा डाउटफुल। हालांकि यहाँ ज़्यादा बेटर होता कि इफ़ की जगह अगर वेदर होता तो। इस गैस तो यहाँ पे उसने इफ़ लगाया है, लेकिन इसकी जगह सॉरी वेदर की स्पेलिंग गलत हो गई है। ओहो, वेदर इस बच्चों, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इफ़ दिया गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ पे आंसर लगाएंगे पहला ही करेक्ट। शी वॉज relieved to hear from the doctor that the tumor was not malignant, it was dash। तो उसको थोड़ा सा आराम मिला ये बात सुनकर डॉक्टर की, जब डॉक्टर ने उसको कहा कि ये जो ट्यूमर है मैलिग्नेंट नहीं है, ये तो बहुत डैश है। तो यहाँ पे मैलिग्नेंस बोलते हैं डेंजरस को, हानिकारक को। तो यहाँ पे द ट्यूमर वॉज नॉट मैलिग्नेंट, इट वॉज डैश। तो यहाँ पे ये हानिकारक नहीं है, डैश। इसका मतलब आपको मैलिग्नेंट का अपोजिट वर्ड यहाँ पे बताना है। क्या बताना है यहाँ पे? मैलिग्नेंट का अपोजिट वर्ड।
पहला वर्ड यहाँ पे एक्सपोज, जो कि नहीं होना चाहिए। बिनाइन होता है आपका हार्मलेस, जो कि खतरनाक ना हो। डिस्कवर्ड नहीं होगा, सीजेबल नहीं होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर डैश द शुक। तो यहाँ पे बच्चों को काफ़ी समय लगा। तो यहाँ पे गाइस रिकवर के साथ आपका आएगा यहाँ पे फ्रॉम, किसी बीमारी से उबरने के लिए हम लोग फ्रॉम का ही इस्तेमाल क्या करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। You have all come well prepared. I dash you to pass this exam. I wish, बच्चों को यहाँ पे विश लगाएंगे तो सेंटेंस को पास्ट में बनाना होगा अगले वाले को, जो नहीं बनेगा। आई एक्सेप्ट यानी कि उम्मीद करता हूँ। आई एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय, ये नहीं आएगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। चिल्ड्रन एंजॉयड एज द टीवी प्रोग्राम। तो गाइस यहाँ पे फिर से एंजॉय आ गया है, और मैं आपको बता दूं कि एंजॉय के बाद हमेशा जीरन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर सेंटेंस में बताया था। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वॉचिंग करेक्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट। जस्ट एज इन द फैमिली, एज इन अ फैमिली, इट इज द विलिंग कॉर्पोरेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ इट्स मेंबर दैट डैश हैप्पीनेस एंड कंटेनमेंट, सो इज इट इन लार्जर, इट इज इन द लार्जर फैमिली ऑफ द नेशन। ब्रॉड, विल ब्रिंग, ब्रिंग्स या ब्रॉड। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस के अंदर अगर हम लोग बात करें प्रॉपर वर्ब की, तो हमें यहाँ पे वर्ब देखने किसके हिसाब से आएगी। जस्ट एज इन अ फैमिली, इट इज़ द विलिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इट्स मेंबर दैट हैप्पीनेस। तो गाइस यहाँ पे वर्ब लगानी है हमें दैट, तो यहाँ पर वर्ब आपके आएगी जस्ट एज इन अ फैमिली, इट इज़ द विलिंग। तो यहाँ पे ये वर्ब लेके चला गया, इट इज़। इसे लेके चला गया है, इट इज़ द विलिंग कॉर्पोरेशन ऑफ द मेंबर्स दैट। यहाँ पर अ फैमिली के हिसाब से यहाँ पे वर्ब लगा सकते हैं आप, लेकिन देखना होगा कि यहाँ पे क्या प्रॉपर वर्ब रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का जो फंडा है वो दैट के पहले के हिसाब से लगाऊँ तो प्लूरल आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दी गई है। बाकी मैं यहाँ पे ब्रॉड नहीं लगा सकता क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, और बॉट नहीं लगा सकता, सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। ये पहला और दूसरा ऑप्शन रेस से बाहर हुआ इसी वजह से, क्योंकि सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट में। इसको देखते मैंने दोनों बाहर निकाले। अब अगला बचता आपका बात विल ब्रिंग या फिर ब्रिंग्स, दो ही ऑप्शन आपके पास बचते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो इट इज़ द विलिंग कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे ये अगर इन अ फैमिली इट इज़ द विलिंग कॉर्पोरेशन, यहाँ पे विलिंग कॉर्पोरेशन को लेकर चलें तो ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर नहीं सकता। तो ये मेरी राय में इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड करेक्ट। तो इसका प्रॉपर आंसर रहेगा सेकंड ओनली। ठीक है, चलिए फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। इसका नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलेंगे। जैसे आपका अगर ये अच्छा लगता है पार्ट, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी बनाएंगे। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।